अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चाइना के विज़िट के हवाले से। बड़ा ये कामयाब उनका दौरा जो अब तक की सारी इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक चल रहा है। उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, उसके अलावा जो वज़ीर आज़म हैं चाइना के उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। बड़े जो हाई लेवल का डेलीगेशन उनके साथ है, वो भी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी जारी हैं। जो इस वक्त की चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक दोनों जो ये रहनुमा हैं आपस में उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट शी ने। उन्होंने सी पैक के हवाले से जो पहले तहफ़्फ़ुज़ात हम भी बात कर रहे थे, हमारी कौम को भी थे, तो उसके अब पेस स्लो रहा है पिछले 4 साल, उसके बारे में भी बात की। और अब वो ये चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द इसको मुकम्मल कर लिया जाए। ये एक अच्छी ख़बर है हमारे लिए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के इस वक्त जो माशी मसाइल हैं उससे भी निकालने के लिए उन्होंने अज़्म का इजहार किया है। और हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस ज़िम्न में भी ताउन होगा पाकिस्तान के साथ, तो वो जो है वो बेहतरी हमें उसमें नज़र आ रही है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को माशी तौर पर इस्तेहकाम किया जाए और हर मुमकिन पाकिस्तान की इस हवाले से मदद की जाए। उसके अलावा जो गवादर पोर्ट है, एयरपोर्ट के हवाले से भी ये इतलात आ रही हैं, जो कंपनीज उस पर काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि इसी साल में इसके अख्ताम तक उसको मुकम्मल कर लिया जाए, तो उस पर भी जो है वो इंशाल्लाह काम जल्द हम देखेंगे कि हो जाएगा। और सैलाब ज़दगान के हवाले से भी एक ख़बर यह है कि 500 मिलियन युआन का RMB पैकेज जो है उसका ऐलान किया गया है। इससे पहले भी चाइना जो है वो इस आफत में जिस तरह से लोग इसका शिकार हुए हैं, तो उन्होंने जिस तरह से मदद की है, इस पर वज़ीर आज़म साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। अब दीगर भी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। सरकारी मीडिया का आज ये बयान है चाइना का कि पाकिस्तान को रेलवे की जो अपलिफ्टिंग के लिए वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी ख़बर है पाकिस्तान के लिए। फिर कुछ वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, साफ़ पानी के हवाले से सर्कुलर रोड है, और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स, एनर्जी में ख़ास तौर पर, ये सब चीज़ें जो हैं पैरेलल चल रही हैं। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं कि हमारे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में। सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरी बाई तरफ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब भी सीनियर तजियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर ये रिपोर्ट देख लेते हैं इस वक्त जो हमारे पास है, फिर चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी और इस पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म को अजीम अवामी हॉल में आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में दो तरफा उमूर और बाहमी ताउन बढ़ाने समेत चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों की जल्द तकमील और CPEC को वसअत देने पर दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ML1 और दीगर मंसूबों में दिलचस्पी लेने पर चीनी कंपनियों के सरबराहान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी कंपनियों को हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबों में भी सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबों पर मिलकर काम करने की पेशकश की। इसके साथ गवादर हवाई अड्डे पर काम की रफ्तार तेज करने और रवां साल के आखिर तक मुकम्मल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। चीन का पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के लिए 50 करोड़ RMB का इजाफी इमदादी पैकेज देने का ऐलान भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की फराखदिलाना मदद पर भी चीन का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों का दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सेहत, तालीम, तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कुदरती आफात में ताउन का भी जायजा लिया गया। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान की पायदार मुआशी तरक्की के लिए अपना ताउन जारी रखेगा। मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान के माबैन मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी, जिसे उन्होंने कबूल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन का कामयाब दौरा करके वतन वापस रवाना हो गए। जी, ये दौरा मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म साहब वापस पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं, और अब हम कुछ ऐसे निकात हैं जो बहुत अहम हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है, उस पर बात कर लेते हैं। हमारे जो एनालिस्ट हैं उनकी ओपिनियन हम जान लेते हैं। साफ़ी साहब, हम पहले से ही बात कर रहे थे जब उनका ये दौरा शुरू हुआ कि कितना ये इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, इसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है। पिछले 4 साल में अगर हम देखें तो हमें काफ़ी उतार चढ़ाव पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में भी नज़र आया। अप्स एंड डाउन्स आते रहे, फिर CPEC का जो है वो स्लो हो गया सारा काम। लेकिन अब इससे एक नई एनर्जी मिलेगी, ना सिर्फ ताल्लुकात को बल्कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी रफ्तार भी जो है वो यकीनन खासी तेज़ हो जाएगी।
जी बिल्कुल, रिपोर्ट में और आपने जो तज्ज़िया किया दुरुस्त किया है कि ये दौरा इंतहाई अहमियत का है। देखिए, इस बात में तो अब कोई दो राय नहीं है कि चीन ना सिर्फ इस खित्ते का बल्कि दुनिया का एक ताकतवर माशी क़ुव्वत के तौर पे उभरा है और अनकरीब वो सुपर पावर का भी कैंडिडेट है और आने वाले दिनों में चीन ही लगता यही है कि दुनिया का सुपर पावर होगा माशी तौर पर। तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर और फिर 50 की दहाई के बाद ताहाल पाकिस्तान और चीन के दरमियान शानदार ताल्लुकात रहे हैं और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नोयत भी पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है और चीन के लिए भी ये अहमियत की बात है। इस मुलाकात की अहम बात ये रही है, जो रिवायती जो मुलाकातें होती है पाकिस्तान को एक इज़्ज़त और एहतराम से हमेशा से चीन में नवाजा जाता है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह कम्युनिस्ट पार्टी की ये जो मौजूदा जो एक्टिविटी हुई है कि शी जिनपिंग तीसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुए हैं और नया काबीना उन्होंने तश्कील दिया है, वहाँ पे एक सियासी तब्दीली आई है, एक जो उनकी सरकारी तब्दीली आई है। उसके बाद एक ऐसे मौके पे इज़्ज़त और एहतराम से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को बुलाना, वो अपनी जगह पे उसकी एक अलामती अहमियत है। लेकिन उससे बढ़ के आज शी जिनपिंग के ये बयानात जो सरकारी मीडिया से नशर हुए हैं कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नहीं जहते दे और उसमें मज़ीद तरक्की लाए। और अहम बात इसमें ये भी है कि जिस तरह पाकिस्तान, हम इस फोरम पे आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है। ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी मुश्किल जो है इस वक्त वो मईशत की दुरुस्तगी है। उसमें चीन जैसी एक बड़ी माशी क़ुव्वत ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी बहरान में चीन हमारा साथ देगा। तो ये इससे एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। इस बयान के जैसे ये दौरा शुरू हुआ है और अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब शायद हवा के दोष पे होंगे पाकिस्तान, उनकी आमद अभी उनका जो है वो जहाज़ जो है शायद बीजिंग से या शायद पाकिस्तान अगर लैंडिंग की हो, उसका मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में रास्ते ही में होंगे। ये अभी वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे थे कि पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट आज आप चेक करें कि कितना उसमें जो है एक तेज़ी का रुझान रहा। डॉलर 2 दिनों से नीचे उसकी जो है परवाज़ नीचे हुई है, ये एक अच्छी बात सामने आई है। इससे एक मार्केट पे जो इम्प्रेशन पड़ता है वो उसके बहुत वसी जो है असरात होते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह आज गवादर सी पोर्ट के हवाले से जो बात की गई, वहाँ पे जो सी पैक से रिलेटेड और जो मंसूबे हैं, स्पेशली इस प्लेटफार्म के नीचे जो ML1 मंसूबे के हवाले से आज जो बात की गई, ना सिर्फ शी जिनपिंग ने वो बातें की, बातें नहीं बल्कि उसके लिए कई अहम इक़दामात भी हुए होंगे यकीनी तौर पर। इसी तरह जो चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने भी इस बात पे ज़ोर दिया है कि माज़ी करीब में सी पैक और जो गवादर बंदरगाह से रिलेटेड जितने मंसूबे थे उसमें अगर जो रफ्तार काम का था उसको उसमें अगर सुस्तरवी थी तो अब उस सुस्तरवी को भी दूर किया जाएगा, बल्कि उसमें सरत लाई जाएगी। तो ये दौरा हर लिहाज से कामयाब है, इसके अलामती अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। इसके जो प्रैक्टिकल नताइज होंगे, हम तवक्को ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी खुशहाली में हम एक अहम कदम हमने आज उठा लिया है। ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हसन जावेद साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। फॉर्मर एम्बेसडर हैं और चाइना में काफ़ी वक्त उन्होंने गुजारा है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें इस हवाले से वो बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया हसन जावेद साहब, सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं आपकी तरफ ही आऊँगी, ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से। वैसे इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितने पुराने ताल्लुकात हैं, लाजवाल दोस्ती है, तो हमेशा से बहुत अच्छा आपस में रिलेशन रहा है। अभी भी जो चाइनीज़ जो वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जो बयानात आए उसमें भी इसका इआदा किया गया कि
कि कुछ भी हालात हो इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन पाकिस्तान और चाइना हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं, करते रहेंगे। अभी भी इस विज़िट में भी यही चीज़ें सामने आ रही है कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं इनको मज़ीद वुसअत दी जाएगी, मौशी तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान को देने के लिए उसमें भी ताउन किया जाएगा। योर टेक ऑन इट सर। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और मैं ये कहना चाहूँगा कि चीन पाकिस्तान जो ताल्लुकात, इसमें तो कोई आपने फरमाया कि दो राय नहीं है कि ये बड़ी यूनिक की ताल्लुकात है और सदियों पुरानी है। मैं तो इसको सदियों पुरानी कहता हूँ, लेकिन इवन गुज़श्ता 75 साल में भी जो हमारी ताल्लुकात की जो नहज रहती है उसमें हर रोज हर साल समझने के रोज पर रोज इसमें इजाफा होता रहा है। और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये जो दौरा है ये एक अहम मौके पर बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी अहम वक्त में हुआ है। और आपको पता है कि गुज़श्ता 6 माह से पाकिस्तान में आपको जो मैशी सूरत हाल रही है और जो पेंडेमिक की वजह से जो तबाहकारियां कोरोना की वजह से रही हैं ग्लोबल लेवल पर भी, या पाकिस्तान में तो रेजिलेंस दिखाई, लेकिन बड़ा उसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़े। और इसके अलावा अगर देखें तो ये जो फ्लड जो है, इस तरह हमें सदियों में एक दफा वाला फ्लड आया, और ये सारे हालात हमारे लिए काफी कठिन रहे हैं। और इस वक्त वज़ीर आज़म का चीन का दौरा बहुत ही अहम अहमियत का हामिल है, क्योंकि चीन पाकिस्तान की दोस्ती ऐसी दोस्ती है और तावन ऐसा तावन है जिस पर तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी शख्सियतें, तमाम पाकिस्तान के जो अवाम है उस पर मुत्तफिक हैं कि इस दोस्ती में इजाफा होना चाहिए, इस दोस्ती और तावन में इजाफा होना चाहिए। और चीन में बारहा उनके लीडर्स जो हैं, और इस वक्त वज़ीर आज़म साहब का दौरा ऐसे वक्त में जब 20वीं इजलास कम्युनिस्ट पार्टी का अभी वहाँ वो कंक्लूड हुआ है, खत्म हुआ है, और उसमें शी जिनपिंग साहब को अगले 5 साल के लिए उन्होंने वहाँ जो है जनरल सेक्रेटरी का जो उनको फिर से मंतखब हुए हैं। तो ये इसका बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ऐसे अहम वहाँ पर इजलास के बाद से जो पहला दौरा हो रहा है फॉरेन लीडर का, वो हमारे वज़ीर आज़म का है। ये झलक लगती है। और आपने जो बयानात देखे हैं, उनके जो ऑफिशियल स्टेटमेंट हैं उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी, और उनके सदर और उनके वज़ीर आज़म के, कि हम पाकिस्तान को कठिन वक्त में हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं हमारे ऐसे हैं कि उन्होंने बल्कि अमली तौर पर भी काफी इकदाम उठाए हैं। और जैसे हमारे फेज 2 को दोबारा से हम रिवाइवल जो है वो एक बहुत मानी रखता है, खास करके ये जो अहम प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो पाकिस्तान का सिपेक का सबसे बड़ा मंसूबा जो ML1 है, या आपको कराची में जो सर्कुलर रेलवे का है, और भी जो मंसूबे हैं जिसमें चीनी कंपनियां ने दिलचस्पी दिखाई है। और पाकिस्तान, मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें, चीन इस वक्त जो है वो नंबर 2 ग्लोबल इकोनॉमी मैशियत है और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन है, और हमारा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाला है अब तक। और अगर आप देखें तो गुज़श्ता चंद सालों से चीनी इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ। इसके लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम चीन के प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करने के लिए हमें मुल्क के अंदर जो भी सलाहियतें मौजूद हैं और जो भी हमारे पास कैपेसिटीज हैं, हम अक्सर कहा करते हैं हमारे लीडर साहिबान कि हमने चीन के डेवलपमेंट मॉडल से फायदा उठाना है, लेकिन कहीं पर अमली इक़दाम नजर नहीं आते। चीन का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको समझने की जरूरत है, उसमें जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको इंगेज करने की जरूरत है।
और चीन का जो प्राइवेट सेक्टर है, जो अच्छा, अब उनकी नेटवर्क का सर मैं डोमिनेंस चाहूंगी है, उसको इंगेज करने की जरूरत है। एक और पॉइंट है, उस पर ज़रा थोड़ी सी अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा। आपने कहा कि हमें अपना होमवर्क भी करना है, यहाँ पर भी जो हालात हैं वो बेहतर होने चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा कि जब प्रेसिडेंट शी ने पाकिस्तान का विज़िट करना था तो हमारे यहाँ धरने हो रहे थे, उससे भी बड़ा बुरा इम्पैक्ट जो है वो बड़े एक बुरा तासुर जाता है। अभी भी कुछ हालात जो हैं उसी किस्म के हम फेस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब चाइना का विज़िट करके आज पहुँच जाएंगे वापस, लेकिन हमारे यहाँ पीछे वही लॉन्ग मार्च की सारी जो सिचुएशन है वो सियासी तौर पर जब इस्तेहकाम नहीं होता तो फिर बहुत सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं। तो ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि इस पर हमें काम करना चाहिए। तमाम सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बदकिस्मती से पिछली दफ़ा भी वही जो है वो कंटेनर पर थे, इस मरतबा भी वही कंटेनर पर है, तो अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़रूरी है उनके लिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम हो या ना हो, और कैसा इस्तेहकाम जैसे आप बता रहे हैं इसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन सियासी इस्तेहकाम जब रहा भी है पाकिस्तान में, और अगर कभी रहा है, जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं और 4-5 साल के लिए पाकिस्तान में अपना वक्त गुजार देती हैं, और फिर बात ये है कि हमने चाइना से, जैसे चीनी जबान में कहते हैं मुहावरा के, डोंट गिव ए मैन ए फिश यू फीड हिम फॉर ए डे, एंड टीच ए मैन फिशिंग यू फीड हिम फॉर ए लाइफ टाइम। तो हमें चीन से अक्सर हमें ये दिलचस्पी रहती कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लग जाए, लेकिन हमने चीनियों से फिशिंग नहीं सीखनी है। हमने चीनियों से तरीका के मछली पकड़ने का क्या है, हाँ, वो तरीका बहुत ज़रूरी है, वो सीखना है। बहुत शुक्रिया हसन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर एम्बेसडर। हुमायूं साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब ज़रा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वन बाय वन के जो प्रोजेक्ट्स जो हैं जो वहाँ पर साइन हो रहे हैं, जो MOUs के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, और जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनको भी वज़ीर आज़म साहब ने इनवाइट किया है कि वो पाकिस्तान आएँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। फिर 10,000 मेगावाट की जो सोलर एनर्जी है उसके भी प्रोजेक्ट पर उन्होंने कहा कि मिलकर हम इस पर भी काम करें, उन्होंने पेशकश की है। फिर बाकी जो हैं गवादर हवाई अड्डे के हवाले से और ML1 और दीगर मंसूबे, CPEC, ओवरऑल क्या इस वक्त ओपिनियन है आपकी? इस जो ट्रिप है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, इसको हमें दो उस तनाजुर से देखना चाहिए। इस वक्त दुनिया में जो डिफरेंट ब्लॉक्स बन रहे हैं, एक जियो पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी जो है वो मैसिव शिफ्ट आ रही है, जिसमें रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद हालात बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर आ रहा है। ये पिछले 2 या 3 महीनों में दूसरा वो मौका है जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, फिर एम्बेसडर साहब ने जिस तरह का और रशीद साहब ने जिस तरह का, ये उनकी नई लीडरशिप आ रही है। नई से मुराद ये है कि एक नया पूरा सेटअप आ रहा है जिसमें पहली दफ़ा चाइना की हिस्ट्री में बड़े जो हमारे पिछले जो सदर गुजरे उनके चेयरमैन माओ के बाद ये एक सुप्रीम लीडर के तौर पे बन के प्रेसिडेंट शी आ रहे हैं। इस तनाजुर में शंघाई का वो जो SCO का जो समिट था उसमें उनके साथ मीटिंग हुई, फिर अब हुई, और अब मोस्ट लाइकली जो COP27 के अंदर जो होगा उसमें फिर दोबारा मुलाकात होगी। तो जो जिस तरह एम्बेसडर साहब कह रहे थे, ये जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बहुत बहुत अहमियत का हामिल है कि दो ऐसे ममालिक जो पिछले 70-75 सालों से आपस में उनके लिंक्स, और ऐसे लिंक्स हैं जो अनप्रेसिडेंटेड दुनिया की हिस्ट्री में जो है ना, 2-3 ममालिक के जो दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। अमेरिका का और इसराइल का और पाकिस्तान का और चाइना का। और चाइना और पाकिस्तान का तो ऐसा है कि उसकी मिसालें दी जाती हैं और हम आपस में जो है वो हर मौके पे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस ट्रिप की अहमियत इसलिए दोबाला हो जाती है कि कुछ मंसूबे जो कुछ वजह से ताख़ीर में चले गए, इस बहस से कतई नज़र है कि वो क्यों गए या कैसे गए। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जब वो सऊदी अरेबिया भी गए थे और पुरानी चीज़ों को उन्होंने बैरी द हैच करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा वो जो पुरानी गलतियां थी उनको उन्होंने कहा कि ठीक है उसको नहीं मारते, छोड़ दें, गलतियां हुई तो उन्होंने कहा अब हमने मुल्क को आगे लेके जाना है। तो ये जो लीडर का विजन होता है वो हमें नजर आया इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब अपना दौरा किया। इस दौरे के अंदर CPEC को दोबारा जो है वो मुख्तलिफ उसकी चीज़ों के ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। एक नई जिंदगी मिल रही है, 500 मिलियन का R&B का मिल रही नहीं, मेरा ख्याल है मिल चुकी है। हमने अभी 27 अक्टूबर को 11th JCC की,
जिसमें हमने उसको और एक्सपेंड किया, माइनिंग सेक्टर को लेके आए, नेशनल डिजास्टर क्लाइमेट को हम इसका हिस्सा हमने बनाया, ग्रीन एनर्जी को हमने इसका हिस्सा बनाया, हेल्थ कॉरिडोर को हमने उसका हिस्सा बनाया। तो इन सारी चीज़ों का जो है ना, अब आपको आइंदा आने वाले, अच्छा कराची सर्कुलर रेलवे जो ताखीर का शिकार था, ML1 जो कि हमारा जो सबसे बड़ा मंसूबा होगा वो उसका शिकार था। अच्छा गवादर पोर्ट के ऊपर हमारी जो है अनफॉर्चुनेटली वो तवज्जो थोड़ी कम रहेगी पिछले सालों में, उसको प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई। आपने अपना अभी थोड़ी देर पहले कहा 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। अब आपको उसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा आइंदा आने वाले 5-6 सालों में होगा कि आप 10,000 मेगावाट अगर इंपोर्टेड ऑयल से बना रहे हैं या गैस से बना रहे हैं, उसकी जगह आपको सूरज की रोशनी से अगर अपने मुल्क में बन रहा होगा, तो आपको अंदाजा नहीं है कि हमें एटलीस्ट मिनिमम भी मैं कहूँ तो 3 से 4% ऑफ योर GDP जो है वो आपकी बच जाएगी अगर हम ये मंसूबा और एनर्जी क्राइसिस तो आप देखें, ये तो पूरी दुनिया में ये सारे इश्यूज बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है, हम कितने पैसे लगाते हैं तेल खरीदने में, तो ये इतनी अहमियत का मंसूबा है ये जो 10,000 मेगावाट का, उसमें चीनी कंपनियों को मदऊ किया गया। फिर अब हमने अगला जो बजट आएगा उसमें हमारी बहुत सारी पॉलिसीज आएंगी कि रिन्यूएबल के अंदर पाकिस्तान ने क्या करना है। और हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस की, जी बिल्कुल, जिसमें हमें नुकसान कितना हुआ, हमने किया कुछ भी नहीं, उसके अंदर वो मुल्क कह रहा है कि अब हमने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल बनाना है। एक और पाकिस्तान की तरफ से कदम उठाया गया बावजूद इसके कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, पॉइंट मतलब मिनिमम वो। तो मेरा ख्याल है इस ट्रिप को एक नहीं कोई मुख्तलिफ जो है इसकी जहतें हैं, मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, उसमें मैं इसको समझता हूँ कि जिस तरह हमने परसों का जो प्रोग्राम किया था उसमें कहा था कि शायद शहबाज शरीफ का सबसे ज्यादा अहमियत का दौरा है जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, और ये साबित करेगा आइंदा आने वाले 1, 2, 3 या 4 महीनों में जब से ये प्रोजेक्ट की नई चीजें शुरू होंगी कि CPEC, चाइना पाकिस्तान रिलेशन और चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ऑल वेदर आयरन ब्रदर रिलेशनशिप ये किस सिमत में जा रहा है। और आपको इतनी खुशी होगी कि ये जो सिंबॉलिक जो ट्रिप था जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, ये ऐसे वक्त में हुआ और ये पहले लीडर को मदऊ किया गया 20th नेशनल पीपल कांग्रेस के बाद। बिल्कुल ऐसे ही, तो इन सारी चीज़ों ने जो है ना इस ट्रिप को बहुत अहमियत का जो है हामिल करार दिया है, और आइंदा आने वाले दिनों में हम इसको और इस पर ज्यादा काम जब शुरू हो जाएगा तो एग्जैक्टली ज्यादा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, हमें चीजें नजर आएंगी। इस पे अगर कोई आपने लास्ट कमेंट देना साफी साहब तो दीजिएगा, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। जी बड़ी कुछ और इश्यूज हैं गुफ्तगू की हमायूं खान साहब ने, उससे पहले जो हमारे एक्स एम्बेसडर साहब थे, उन्होंने दोनों इस शोबे के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़ी वजाहत और सराहत से बात की है। तो मेरे नज़र में वाकई में इनकी बात से और उनके मौक़िफ़ से मुझे तायीद मैं करता हूँ। दौरा अहम भी था, टाइमिंग भी उसकी अहम थी। पाकिस्तान एक ऐसे मौके पे वज़ीर-ए-आज़म का जाना जब हम माशी इक़्तिसादी परेशानियों से दो चार थे, और पाकिस्तान के कहे बग़ैर शी जिनपिंग और चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के माशी बहरान से निमटने का अज़म और पाकिस्तान का साथ देना और हमारे साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद वस देना हमारे लिए बहुत हौसला अफ़ज़ा बातें हैं। और फिर प्रेसिडेंट की इनविटेशन कबूल कर लेना, प्रेसिडेंट शी का, और फिर पाकिस्तान आने का इरादा, और अगले चंद महीनों में अगर ये ट्रिप हो जाता है बहुत अहमियत का, इतना अहमियत का होगा कि आप जो है वो देखेंगे कि पाकिस्तान ने क्या कमा लिया है इस ट्रिप के अंदर। गेम चेंजर एब्सोल्युटली, मैं इसको इतना वो होपफुल हूँ कि इस ट्रिप ने बहुत सारी चीजों को जो है ना चेंज कर दिया है, हमारी पॉलिटिकल डायनामिक्स में भी और जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में भी। ये तो अच्छी खबर है ना जो हम शेयर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त जो सिचुएशन हम पॉलिटिकली फेस कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो कुछ अच्छी नहीं है, वो कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के इकॉनमी के लिए। वो अच्छी चीज़ नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान को इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से बात करते हैं। लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का आज गालिबन 6ठे रोज़ में दाखिल हो गया है, और लेकिन अभी तक कुछ उनके शेड्यूल की समझ नहीं आ रही है। आज असद उमर साहब फरमाते हैं कि वो शायद 10 तारीख को पहुँचेंगे गालिबन पिंडी, हाँ पिंडी पहुँचेंगे। 11 तारीख को सारे काफ़िले इकट्ठे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ फवाद साहब ये कहते हैं कि तारीख़ें हम बदलते रहेंगे, हम आपको थकाएंगे, और ये हमारी मर्ज़ी है कि हम किस तारीख को पहुँचें। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, इसकी रफ्तार इतनी स्लो रखना, इसके पीछे ऑब्वियसली एक हिकमत अमली है उनकी। कुछ तो मुज़ाकरात का बैकडोर चैनल की जो बात की जा रही है, वो भी कुछ उनको उम्मीद, कोई आस है कि शायद कहीं सुनवाई हो जाए और मामला जो है बेहतर हो जाएँ। दूसरा
हमारे बाकी लोग जो हैं हमारे सियासी रहनुमा वो बता रहे हैं कि इस वक्त उनके अंदर सोच क्या पाई जाती है। बहरहाल आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो भी सामने आई है। आमिर कियानी साहब जो हैं वो एक प्लानिंग कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च में मजमा बड़ा कैसे दिखाना है। ये हम सब जानते हैं कि जब लाहौर से ही लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ था तो तब से ही कोई इतना हौसला अफजा क्राउड नहीं था और वही सिचुएशन अभी तक चली आ रही है कि क्राउड कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। तो आज वो बाकायदा उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि रश में फंसा दिया जाएगा खान साहब को, 2 घंटे वहाँ पर उनको हम रोके रखेंगे, फिर उसके बाद उनसे वहाँ पर स्पीच करवाई जाएगी ताकि ये तासुर जाए कि बहुत ज़्यादा रश है। यानी अब इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। एक फ़ंडिंग के हवाले से बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकारी तौर पर तो जो वसाइल ख़र्च हो रहे हैं, आपको ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च की फ़ंडिंग कौन कर रहा है? ये डेली का लाखों रुपए का ख़र्चा किस तरह से हो रहा है? मैं हुमायूं साहब आपसे आगाज़ कर लूँ, मुझे बताइएगा थोड़ा सा कि अब प्लानिंग यहाँ तक आ गई है कि किस तरह से हमने रश जो है वो दिखाना है, कैसे क्राउड शो करना है, ट्रैफिक जैम करवा देना है और ताकि ये तासुर जाए कि बहुत रश है। मतलब वो बातें फिर साबित हो जाती हैं। प्लस जो खूनी मार्च की बात फैसल वाडा साहब ने पहले ही एक दिन आके कर दी थी, अब उसकी हमें हकीकत नज़र आ रही है। एक कारकुन कंटेनर से गिरकर जाँ बहक हो गए, सदफ नईम साहबा जो हैं जर्नलिस्ट, उनकी शहादत हुई। और आज की भी एक खबर है कि कंटेनर के साथ जो मोटरसाइकिल सवार एक यंग नौजवान जो है उसकी डेथ हो गई है। मेरा ख्याल है ये सारे जो वाक़यात जब से ये शुरू हुआ सिलसिला, जो कि बाय द वे उनका हक है, उनको करना चाहिए, लेकिन मुल्की हालात को देखते हुए, हमारी इकॉनमी को देखते हुए, फ्लड से हम निकले नहीं, मुल्क किस तारीखी के अंदर डूब गया, 30 बिलियन से 40 बिलियन का नुकसान हो गया, उसको रिवाइव करने के लिए 16 बिलियन की ज़रूरत है। हम जो है ना मुल्कों जा रहे हैं अपने लिए, अपने हालात, अपनी आवाम के हालात बेहतर करने के लिए। उसमें एक लीडर का ये विजन होना कि मैंने जो है ना अपना पोस्टल एड्रेस चेंज करने के लिए ये काम करना है, तो ये इस पे मेरा जो है ना इत्तेफाक नहीं है। ये बहुत ज्यादा सवालात गलत है। मतलब या तो विजन नहीं है जो मेरा अगर अंडरस्टैंडिंग हो ना, और मैं अगर इनको अपना लीडर किसी वक्त समझूं और मैं कहूं कि मेरा लीडर ऐसे करे, तो मैं कहूंगा ये किस किस्म का विजन वो दिखा रहे हैं कि मुल्क जो है वो डूब रहा है, मुल्क एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर है, और आप कह रहे हैं कि मैंने सियासत करनी है जो कि आइन के तहत हक है, लेकिन इस मौके पे ये हरकत करना और ये ऐसी पॉलिसी, ये एक तो समझ से बालातर है। दूसरा ये कि जिस तरह आपने भी कहा कि वो जो हमने देखा कि वो हम 4 तारीख को पहुंच रहे थे, अब हम 5 को पहुंचेंगे, हम 7 को, अब हम 10 को, 11 को, और ये लगता है जैसे कल कायरा का फरमा रहे थे पूरा महीना लगता है इसी में गुजर जाएगा। अच्छा, ये तो एक और बाय द वे बड़े अच्छे वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो खान साहब है, और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो इसीलिए उनको कभी घुमा के एक ही चीज़ के ऊपर ऐसे एक मेज़ के अंदर घुमा के वो लाने की कोशिश करे, और मेज़ अंग्रेजी का लफ्ज़ मैंने बोला, उर्दू के अंदर भी शायद वो उनको घुमाते हैं। उसमें जो है देखना ये है कि वो चाहते क्या हैं, मतलब मकसद क्या है, कि किस जगह पे जाके हम अपने जर्नलिस्ट की जो है वो जाने दे रहे हैं। इस जो इसको अगर आप फितना भी कहें तो वो गलत नहीं होगा इन अ सेंस। दूसरा, हम अपनी शहीदों की जो है बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर हमने खेला, फ्लड्स के ऊपर हमारे जो है हाईएस्ट लेवल फौज की जो है लीडरशिप की जो डेथ हुई, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल और उनके जो साथ हमारे उनके स्टाफ के थे, उस पर हमने जो है पॉलिटिक्स की। उसके बाद फिर हमने वो 2-3 टीवी के प्रोग्राम किए, मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ पैसे इकट्ठे हुए, वो किसी को नहीं पता कि वो किधर गए, कहाँ आए, किधर गए, वो सिर्फ वादे थे या वो था। वो करने के बाद अब फाइनली बेसिकली उनको थोड़ी सी रियलाइजेशन हो रही है जो डिले की वजह है कि वहाँ जाके करना क्या है। मैंने इलेक्शन की तारीख ले लेनी है, फिर मैं क्या करूंगा। मैंने आज से पहले इलेक्शन की तारीख नहीं मिलनी ना, नहीं मिलनी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ले लेनी है, फिर मैंने क्या करना है। मैंने पहले 3 साल 7 महीने आके मैंने क्या किया, मैंने लोगों से वादे किए कि मैं इतने मिलियन घर बनाऊंगा, इतनी मैं जो है वो नौकरियां दूंगा, इतने लोगों के साथ इतनी डेवलपमेंट करूंगा, वो कुछ नहीं की ना, उस पर बात की। अब दोबारा आके एक नया जो है एक विजन देके न्यू चेंज के तौर पे वो आ रहे हैं और आगे करेंगे कि अल्लाह करे वो कुछ करें, अगर मतलब हमारी दुआ है, लेकिन हमने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया कि वो कुछ नहीं होना कुछ नहीं है। अच्छा साफी साहब,
यानी वाहिद एक यही उनका मकसद है, इलेक्शन की तारीखें लेना चाहते हैं, वरना कल मरीम नवाज साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दीगर जो रहनुमा हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कहते हैं असल मकसद कुछ और है, एक जो ख़ास तैनाती होनी है आप उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा कि इन्होंने मुझे पैगाम भेजा अपने किसी दोस्त के ज़रिए, कॉमन फ्रेंड के ज़रिए, कि 3 नाम मैं देता हूँ, 3 नाम आप दें और इस तरह से कर लें, जबकि सवाबदीद जो है वो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म साहब की है। हमें इसलिए यकीन करना पड़ रहा है मरियम नवाज़ साहिबा के बयानात पे और शहबाज शरीफ साहब के बयानात पे, क्योंकि आपके इस प्रोग्राम में हम जैसे अदना रिपोर्टर और सहाफ़ी कई दफ़ा हम ये बात कह चुके हैं कि अगर खान साहब को वाकई अर्ली इंतखाबात मतलूब होते, हाँ। तो जैसी अप्रैल में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, अदम एतमाद का वो मुकाबला नहीं कर सके और अपनी अददी अक्सरियत खो के वो वज़ीर आज़म हाउस से निकले, तो तवक्को तो यही थी कि जब आपके पास मेजॉरिटी नेशनल लेवल पे नहीं रही तो फिर आप ये करते, अगर वाकई आपको जल्द इंतखाबात करवाने थे, आपने खैबर पुख्तनख्वा की असम्बली को तोड़ देना था और आपने पंजाब असम्बली को तहलील कर देना था। उसके बाद जब आप वफाक की इतनी 2 बड़ी इकाइयाँ अगर उनकी असम्बलियाँ तहलील होती है और कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वैसी भी वो कौमी असम्बली में उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए उनके अरकान, और सेनेट से उनके अरकान मुस्तफ़ी हो जाते, तो कोई वजह नहीं थी कि आज तक फिर वफाकी हुकूमत कायम रहती और इंतखाबात कराने का ऐलान ना होता। लेकिन ये छोड़ देते कर नहीं सकते वो, आप, हाँ, कैसे वो जो अगर हम अपने जो चारों सूबों की और यहाँ पे ये जो फेडरल लेवल की अगर हम बात करें और सेनेट की बात करें, तो अगर वो हुकूमतें रहती भी तो तब भी जो मौजूदा क़ियादत है उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता और उन्होंने तारीख दे देनी थी नए इंतखाबात के लिए। लेकिन खान साहब को इंतखाबात जल्द करवाने का जो है वो एक सानवी मुतालबा है उनका। दरअसल वो यही तैनाती उनका जो था वो मुद्दा है, और उस अब तैनाती से भी बात उनकी हरदर्मी पे आ गई, उनकी अनापरस्ती पे आ गई, पे भी आ गई है, फेस सेविंग भी आ सकती है। लेकिन जो उनका सियासत का जो अंदाज है वो उसमें वो कोई रास्ता छोड़ते नहीं है, वो वापसी का रास्ता, वैसे तो आम सियासी बयानात से वो बहुत ज़्यादा यू टर्न लेते हैं, लेकिन इश्तियाल की सियासत की पॉलिसी उनकी मुस्तकिल है। अगर जब तक वो इक़्तिदार में थे तो तब भी वो इश्तियाल पे मबनी पॉलिसी अपनाए हुए थे और उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि A to Z उनके अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले या उनके जो मुखालिफिन थे सियासी, सबको जेल में डाला जाए। अब तो वो बातें भी सामने आ रही है कि अस्करी क़यादत को बहैसियत वज़ीर आज़म कहते रहे कि पूरी क़यादत को आप जेलों में डलवा दें। आपकी तरफ वापस आऊँगी। इस वक्त कादिर खान मंदुखेल साहब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपका सर हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। लॉन्ग मार्च के हवाले से कहिएगा, क्या आप लोगों ने दबाव बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है? हौसला अफजा क्राउड नहीं है, जहां लाखों की बात की जा रही थी वहां पर चंद हज़ार लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल प्रेशर में नहीं आ रहे हैं। आज फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा 1 बजे शुरू होता है लॉन्ग मार्च, 5 बजे ख़त्म हो जाता है, जानबूझकर रफ्तार जो है वो स्लो रखी गई है, तो ये इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, पहले तो आप थोड़ा सा तमाम टीवी चैनल वाले इस बात को दुरुस्त कर ले कि लॉन्ग मार्च और जुलूस में फर्क है। जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरवरी में हमने कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया है, दुनिया का तारीखी मार्च, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का तारीखी मार्च आपकी मीडिया, तमाम मीडिया ने दिया, इस वजह से कि 10 दिन 10 रात हम सड़कों पे थे। यानी रात को 3 बजे बदिन में हम होते थे तो चेयरमैन बिलावल साहब तमाम अरकान असम्बली के लोकेशन मांगते थे और सुबह नाश्ते हमें बुलाते थे कि भाई नाश्ते पे हो ताकि गराजिर ना हो, और हमारे वर्कर सब जो है ना टेंट सिटी बकाया बंदी थी, खाने पीने का बंदोबस्त होता था, और इस तरह हमने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक 10 दिन के बाद हमने डी चौक पे अदम एतमाद की तहरीक जमा करके अपने लॉन्ग मार्च खत्म किए। तो मुझे ये बात बता दी कि ये कौन से लॉन्ग मार्च है
कि दिन को शुरू होता है, शाम को जो ना वो बंद हो जाता है और साहब की तकरीर के बंद हो जाते हैं और रात को वो घरों पे चले जाते हैं। फिर अगले दिन इनका कंटेनर 10-15 गाड़ियों के साथ किसी और शहर चले जाता है, वहां कर लेते हैं। गो कि इससे पहले एक खातून जर्नलिस्ट को उन्होंने अपने जिसको ये जात कहते हैं, जिसको ये इनकलाब कहता है, उसकी नजर कर दिए। आज एक और उनके कारकुन को जो दरख्त के साथ टकरा के वो अपनी जान से गए। और फिर मुझे बताओ, आप शेर शहर जलसे जुलूस तो कह सकते हो, मगर लॉन्ग मार्च कैसे करोगे आप? लॉन्ग मार्च की डेफिनेशन जो ना, अगर मुझे पीटीआई वाले समझा सके, इसको लॉन्ग मार्च कहते हैं। और आज अभी दूसरी चैनल पे मैं सुन रहा था, न्याजी साहब ये फरमा रहे थे कि ये हमारा एहतजाज 10 महीने तक जारी रह सकता है। तो गोया 10 महीने, 13 अगस्त 2023 को 10 महीने तक हमारी हुकूमत का टेनोर है। तो ये इसी तनख्वाह पे 13 अगस्त तक काम करेंगे, जो आज उसने ऐलान कर दिया है। यानी आप तारीख नहीं देने वाले, इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी उन्हें किसी सूरत? ये आप लोगों ने तहैया किया कि वो प्रेशर में नहीं आना? आप मेरे सवाल का पूरे जवाब तो सुन ले, मैं दे रहा हूँ। तारीख हमको कह रहा है कि 13 अगस्त 2023 को असम्बली का टेनोर खत्म होगा और उसके बाद निगरान हुकूमत होगी जो 2 महीने के अंदर इलेक्शन कराएगी। तो 13 अगस्त, 13 सितंबर, 13 अक्टूबर को हम इलेक्शन कर देंगे। आज ऐलान कर दिए मैंने आपके जरिए, कारकुन के हिस्से से ये मान ले। बाकी ठीक कतल लेके इस तरह चढ़ाई करेंगे तो आप एक काम करें, फिर ये कौमी असम्बली का नाम बदल करके जत्ता असम्बली कर दे। और इलेक्शन कमीशन का नाम चेंज करके वहां जत्ता कमीशन रख ले। और फिर जो जत्ता लाए उसी के हवाले क्या करे। कल टीएलपी वाला आ जाए, परसों तालिबान आ जाए, अगले दिन नू लीग आ जाए, पीपल्स पार्टी, एमपी, जो जत्ता ज्यादा लेके आए उसी के हवाले क्या करो। आप इलेक्शन कमीशन की फिर जरूरत ही नहीं। फिर आप एक जत्ता, जो ताकतवर जत्ता ले आएगा उनके आप हवाले करो। ये कौन सा ड्रामा है, ये कौन सा इनकलाब है, ये कौन सा जहाद है कि अपने बच्चे तो आपके यहूदी के घर पल रहे और पाकिस्तानी बच्चों को आपने डाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे। ये कौन सा दीन है जो आपको खुद कलमा नहीं आता होगा, आप दीन पे ला रहे हो। ये कौन सा इनकलाब है जो करप्शन से सर से लेके पांव तक उड़ेंगे। ये कौन सा इनकलाब है जो तोशा खाना को आपने शॉपिंग सेंटर समझ के मियाँ बीवी सुबह जाते थे, शाम में खरीदारी करके आते थे और फिर उसी को बाजार में बेच के और फिर वो अपने तोशा खाना का जो फीस है वो जमा करते थे। तो सवाल ये है कि ये पाकिस्तान को कहां ले जा रहा है। और फिर हिंदुस्तान के एजेंटों के साथ इनकी अपनी एजेंटों ने जब लंदन में पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए हैं और फिर बहुत सारे जो तजनिगार है, जो बाजार तो तजनिगार के रहते हैं मगर ये उनके फंटर है, लिफाफा जर्नलिस्ट है, जो ये कहते हैं, कल रात एक चैनल में मेरे साथ थे जो कहते हैं मैं 32 साल ब्यूरोक्रेट रहा हूं और वो बकायदा गिनती बता रहे थे कि 11,000 पुलिस है, इतने रेंजर्स हैं। तो मैंने इसको कहा पीपल्स पार्टी की जाले लाखों के तादाद में फौज के साथ है, पुलिस के साथ है, रेंजर के साथ है। हम पाकिस्तानी अदारों को इन गुंडों के जरिए हम चढ़ाई नहीं करने देंगे और अगर उसको शौक है आइए, हम उसके इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अपने वक्त पर इलेक्शंस होंगे, हम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, आने की ज़रूरत नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा, कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि जैसे फैसल वाडा साहब ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी काफ़ी इंतशार नज़र आ रहा है, टूट फूट का शिकार नज़र आ रही है पार्टी। परवेज़ खटक साहब कुछ और बयान देते हैं, वो उनको अहमक भी करार दे देते हैं, बाकी लोग जो हैं वो मालूम होता है किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ और लोग भी जो हैं वो उनसे अलहदा होना चाहते हैं। तो ये जो है सारी चीज़ें जो हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं? इस वजह से इमरान खान साहब की झुंझलाहट जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, डेस्परेशन ज़्यादा बढ़ रही है, वो पीछे नहीं जाना चाहते, मजबूर हो गए हैं, बंद गली में आ गए हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, फैसल वाडा के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैंने उसको नाइल मैंने करार दिया है और पीपल्स पार्टी के वोटरों की मदद से, क़यादत के रहनुमाई की वजह से हमने कौमी असम्बली की भी सीट छीन ली है और सेनेट की भी छीन ली है। और आज भी 9 तारीख को, इसी महीने की 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगा हुआ है जो उसकी अपील है। सवाल ये है कि गेट नंबर 4 के जो कुंडी खोलते थे और बंद करते थे उनमें शाह महमूद, असद उमर, शाह फरमान, आपका शेख रशीद और फैसल वाडा, ये सारे लोग हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता तक जो है ना वो कड़ी टूट गई है और ये सारे लोग फैसल वाडा के नक्श कदम पे चलते रहेंगे और ये शख्स अकेला में इस तरह अपनी बाल नोचते रहेंगे। आल कुछ नहीं है। आज की खबर ये है, मीडिया ने बताया कि उसने कहा मेरी तहरीक 10 महीने तक जारी रहेगी। मेरे तहरीक मार्च पे खत्म नहीं होगी। तो आप मुझे बता दो, ये क्लियर कट, परवेज खटक की आपने बात की, उन्होंने ये कहा
चीफ के अपॉइंटमेंट हमारी जिद नहीं है। इनका जिद है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट, इनका जिद है इलेक्शन कमीशन, इनका जिद है निगरान हुकूमत, और इनकी ख्वाहिश 2/3 मेजॉरिटी अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कौमी हुकूमत नहीं बनाऊंगा। तो इस लाडले से कोई पूछे कि बाबा आप आए कहां से, आपको यहूदियों ने भेजा, दामाद बनाया, आपको अरबों रुपए दे के पाकिस्तान भेजा इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और अब आप जमहूरियत के अलंबरदार बने, और फिर साथ साथ ये भी कहते हो जमहूरी हुकूमतों से तो आप मुज़ाकरात नहीं करे हो। आप कहते हो कि मैं उन्हीं से मुज़ाकरात करो जिसके पास शहबाज शरीफ जाता था। तो इसको आप जहाद, इसको आप जमहूरियत कहते हैं, इसको आप एहतजाज कहते हो। ये शख्स आज भी एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से उनको सारा मिल जाए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इनका वो 1 पेज सेम पेज पढ़ चुका है और वो पेज कभी नहीं पढ़ता। और अगर ये समझ रहे जत्ते के जरिए ये हुकूमत पे काबिज होंगे तो इंशाअल्लाह अगले पीपल्स पार्टी के लोग आएंगे मैदान में, फिर जिसने रोकना है रोक ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कादिर खान मंदुखिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है साहब। वैसे आज जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं 6 सवाल पूछता हूँ, 6 सवाल भी पूछे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ़ौज गैर सियासी है तो फिर इलेक्शन की तारीख हमें क्यों नहीं दे देते। तो इसका मतलब है क्या इलेक्शन फ़ौज ने करवाने हैं? अभी तक वो वही राग अलाप रहे हैं, उससे पीछे हट ही नहीं रहे। देखिए, बचकाना मुतालबे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का ऑफिस क्या GHQ में है? इलेक्शन कमीशन तो एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। और दूसरी बात है कि खान साहब वाकई अगर फ़ौज की सियासत में मुदाखलत नहीं चाहते तो फिर फ़ौज को क्यों पुकार रहे हैं? दावत देते हैं, खुद दावत देते, खुद नाम लेते हैं। ये तो शहबाज शरीफ साहब ने तो ये नहीं कह रहे, या PDM के रहनुमा तो ये नहीं कह रहे कि हमें फ़ौज ने मना किया है कि हम अर्ली इलेक्शन ना करवाए। वो तो कह रहे हैं हमारा आईनी एक मैंडेट है, हमारा हक है, हम एक ठीक ठाक हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान माशी तौर पर कमज़ोर था जिस वक्त अप्रैल में ये हुकूमत वजूद में आ रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान खुद खान साहब की ज़ुबानी हमने सुना था कि श्रीलंका बनने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका भी नहीं बना। आज भी एक कामयाब दौरा करके शहबाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब की जो है जुंझलाहट और उनकी जो परेशानी में मज़ीद इजाफा करते हैं। और जो आपने शुरू में कहा कि खान साहब की हिकमत अमली है कि अपने लॉन्ग मार्च को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, मैं इसको हिकमत अमली नहीं समझता। मैं उनकी ये सियासी नाकामी है। आज अब अगर आपके पास मतलूबा तादाद पूरी होती और आप इस काबिल होते कि इन हुक्मरानों पे आप प्रेशर बढ़ा सकते होते, तो खान साहब इनको 1 घंटा देने के लिए भी वो रवा नहीं रखते, इंतजार नहीं करते। लेकिन उन्हें पता है कि इस वक्त उनको स्ट्रीट जो सपोर्ट है वो हासिल नहीं हो सकी है। खान साहब जो है दिन ब दिन उनकी परेशानी जो है उसमें इजाफा हो रहा है, इसलिए वो फेस सेविंग के लिए, अश्क शोई के लिए अपने जो है इस एहतजाज को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप पाकिस्तान जो हम भी इसी किस्म के जो है सियासी तहारीक को बहैसियत सहाफ़ी कई सालों से, दिहाइयों से देख रहे हैं। जितना भी आपका मोमेंटम टूटता है उतनी ही आपकी अवामी सपोर्ट कम होती जा रही है। तो आने वाले दिन खान साहब के लिए और परेशानी के बायस होंगे। अच्छा, मुख्तसरन ये भी कमेंट कर दीजिएगा, कोर्ट भी बरहम है। 25 मई वाले वाकयात जो हुए और अब जिस तरह से आप उस इलाके की डिमांड कर रहे हैं जो रेड जोन डिक्लेयर किया गया है कि हमें वहां तक आने दिया जाए। पहले भी आपने इस पे कमेंट कर लूंगा। मुझे पता है कि आपने इमरान खान साहब के पास भी जाना है। एक तो वो जो अदालत से जहां पे अपना धरना देने या अपना जलसा करने के लिए जो इजाज़त दी जा रही है वो अब रेड जोन का हिस्सा बन चुका है और अदालत खुद करार दे चुकी है कि रेड जोन में धरने और जलसे नहीं हो सकते। एक तो उनका ये मुतालबा मेरे ख्याल में तस्लीम नहीं होगा। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई के हवाले से इमरान खान साहब ने जो कल स्टेज पे आके कहा कि मैंने अदालत के सामने कोई बयान नहीं दिया या कोई यकीन दहानी नहीं करवाई थी, वो तो मेरे वकीलों को पता होगा। आज पहले सेशन से बाबर अवान साहब और फैसल चौधरी साहब गायब थे, उनकी जगह एहसन भवन सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और फिर दूसरे मरहले में फिर ये जो मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान थे वो आए। लेकिन अदालत ने अपनी बरहमी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुल के कहा है कि 25 मई को भी गलत बयानी अदालत के साथ हुई है। तो आने वाले दिनों में इससे हम ये अंदाजा और ये तासुर ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में अब अदालत को भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यकीन दहानियों पे यकीन वज़ाहत नहीं तलब आ की है रहा, उन्होंने और इस पर इदारे भी, भी इस वजह से हाँ। परेशान है, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो पुलिस है, जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है, कि अदालत के सामने रिटन बयानात से अगर PTI मुकर सकती है तो फिर DC ऑफिस में या AC ऑफिस में या पुलिस को जमा किए वहाँ गए क्या बयानात की जमानत क्या देंगे, अहमियत क्या हो सकती है? गारंटी आप देंगे? हमायूं साहब 7 करोड़ रुपए रोज़ाना अखराजात हो रहे हैं खूनी मार्च इससे निमटने के लिए, गवर्नमेंट ये बता रही है, जो फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई हैं। उसके अलावा इसी तरह से करोड़ों रुपया जो है वो आपके लॉन्ग मार्च पे भी खर्च हो रहा होगा, आप भी खर्च कर रहे होंगे। हुकूमत जो पैसा खर्च कर रही है इस वक्त, जो हालात हैं, आप भी बार बार जिसकी तरफ इशारा करते हैं कि इस सैलाब के बाद की सूरत हाल बहुत ख़राब है, हम इतना पैसा इस मद में खर्च नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद पैसा खर्च हो रहा है। देखिए, मैं एक तो रशीद साहब ने जो एनालिसिस दिया 100% उससे इत्तेफाक करता हूँ कि किस वजह से ये कर रहे हैं और हीले बहाने क्यों बना रहे हैं। और मंदोखेल साहब ने जो बातें की तकरीबन 99% तो मैं तकरीबन इत्तेफाक करता हूँ। एक जो उनका कमेंट था उससे मेरा नहीं है कि जो यहूदी लॉबी और मज़हब वाला जो उन्होंने वो कहा गलत, मैं नहीं मानता। नामुनासिब बात। जो उनका कमेंट जिस चीज़ को मिस कर रहे हैं वो ये है कि नालायक और नाअहल जो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके 3 साल 7 महीने रहे, पाकिस्तानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा कर्जा लिया गया उन 4 सालों में। जो हमने पिछले 60 सालों में नहीं लिया वो 4 सालों में लिया। फिर उस कर्जे हमने उतारने, फिर उसकी किस्तें हमने देनी है, फिर हमारी जो चाइना का हम जिक्र कर रहे थे उसके साथ जो मंसूबे डिले हुए, फिर हमने उनके जो पैसे देने थे, फिर IPPs के साथ जो उन्होंने किया, फिर और इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ना वो जो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए और जिसकी बेसिस पे अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ या इलेक्ट कर रहा हूँ या कोई भी चूज कर रहा हूँ, मैं कहूँगा यार ये परफॉर्मेंस अच्छी है, ये गलत है, ये अच्छी है, तो मुझे ये बंदा। मैं कहूँ यार जिस बंदे ने 3 साल 7 महीने ये चीजें की, अगली दफा मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं उस पर बहस नहीं कर रहे। अब जो आपका सवाल था कि उसको डिले कर रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब में उनकी हुकूमत, KP में उनकी हुकूमत, इसीलिए तो उसको डिसॉल्व नहीं करना चाह रहे ना। एग्जैक्टली ये इसलिए, और AJK में उनकी हुकूमत, कश्मीर में सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके इस्लामाबाद में आके और फिर उसको डिले करना और फिर ये कह देना कि 10 महीने तक चलता रहेगा, ये वो चाइनीज लॉन्ग मार्च वो बना रही है। कंपनियां भी मौजूद है ना। फिर तो साफी साहब वो इलेक्शन जो रियल में होने उसकी तारीख भी आ जाएगी अगर 10 महीने बैठना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफी साहब मेरे साथ मौजूद थे, हमायूं खान मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अगले हफ्ते अब इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।